हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका जो है चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर हम भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। सेकंड, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। देखिए, बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी मौसम गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा हो जाती है। तो क्या है, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसमें क्या क्या शामिल है? टेम्परेचर आ जाता है, वर्षा आ जाती है, सूर्य का जो विकिरण हमें प्राप्त होता है वो शामिल है इसमें। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, भारत के प्रमुख मौसम के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं कुछ, तो इनको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बताना है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक मानसून के लौटने का मौसम शरद, अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा। देखिए, हम लोग जानते हैं अमूमन भारत के जो मौसम में अगर आप देखा जाए तो उत्तर भारत का मौसम यहाँ पे लगाया जाता है। दक्षिण भारत में तो आप देखेंगे लगभग स्थिति सम जैसी बनी रहती है, क्योंकि वो रीजन है कर्क रेखा के नीचे स्थित है। दूसरी बात यह है, दोनों तरफ आप देखेंगे, पश्चिमी घाट की तरफ भी देखेंगे, पूर्वी घाट की तरफ भी देखेंगे, दोनों तरफ क्या है, समुद्र है। तो इतना यहाँ पर आप देखेंगे मौसम का जो उतार चढ़ाव है दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। हालांकि अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक यहाँ पर क्या है, गर्म मौसम यानी गर्मी होती है। जून से सितंबर तक हमारे यहाँ आप लोग जानते होंगे दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसका आगमन होता है। तो यानी यहाँ पे शरद ऋतु नहीं होती है, बल्कि क्या है, वर्षा ऋतु होती है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ भरपूर बारिश होती है, वर्षा का मौसम होता है। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। उसी तरह से अक्टूबर और नवंबर में हमारे यहाँ क्या है, वर्षा ऋतु नहीं होती है, बल्कि मानसून का लौटने का समय होता है। मानसून यानी लौटने लगता है, तो ये आपका शरद ऋतु का मौसम बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपका 3 और 4 युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा सेकंड का डी, केवल 3 और 4। तीसरा प्रश्न है अब आपका, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक, बंगाल एवं उड़ीसा। देखिए, मानसून जो है आपको पता ही होगा अक्टूबर के मंथ में आके लौटने लगता है, और अक्टूबर के मंथ में लौटने के दौरान आप देखेंगे भारत के दक्षिणी भागों में, खास करके तमिलनाडु, विशेष करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर है आपका तीसरे का बी वाला, तमिलनाडु में होती है लौटते हुए मानसून से। चौथा प्रश्न है अब आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, फारसी, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा। देखिए, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, अरबी भाषा का शब्द है मौसम। तो उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम अभी मैंने बताया था, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो दशा है, औसत दशा है, उसको हम जलवायु फिर बोलते हैं। तो यहां पर आपका चौथे का आंसर होगा आपका ए वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको बताना है कथन सही है या कारण उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण बताया क्या है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखिए, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु बोली जाती है। रीजन उसका सबसे बड़ा यही है क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंध में स्थित हैं। इसके अलावा कर्क रेखा हमारे यहाँ से होकर गुजर रही है, इसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छी खासी वर्षा होती है। और मानसूनी पवन की वजह से हमारे यहाँ क्या है, अधिकांश जो हमारे यहाँ लोग हैं, अधिकांश जो भारतीय जन हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर पांचवें का सही आंसर होगा आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। छठवां प्रश्न है अब आपका, जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है, ये पूछा गया है। पहला है,
किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। सेकंड, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु कठोर है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो मौसम की औसत दशा है इसको जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कथन अगर आप इस पर विचार करें तो आप ये पाएंगे जितने भी आपके समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर कभी भी मौसम कठोर नहीं होगा। कठोर का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा सर्दी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी, तो ऐसी मौसम को कठोर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी समुद्र तटीय आपके इलाके हैं इन पर जलवायु सम रहती है, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी का एहसास होता है। तो यहाँ पर ये जलवायु कठोर नहीं है बल्कि मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। पूछा गया है कौन सा असत्य है, केवल सेकंड वाला कथन यानी बी वाला कथन केवल असत्य है। सातवां प्रश्न है अब आपका, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चापच। देखिए किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चापच पर निर्भर करती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में जो जैसलमेर और बीकानेर हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म स्थान है। वहीं जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल वाला इलाका है वो वहाँ पर बर्फीली ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी कारक महत्वपूर्ण है इसके लिए। आठवां प्रश्न है अब आपका, यहां पर पूछा गया है 8वें प्रश्न में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पचमढ़ी, चेरापूंजी, मासिरनाम, ऊटी। देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। तो यहां पर आपका 8वें का आंसर है आपका सी वाला। 9वां प्रश्न है अब आपका, यहां पर प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है यानी गलत कौन सा है? पहला है घास, झाड़ियां तथा पौधे जो मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। सेकंड, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। थर्ड है आपका जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए बात की जाए प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जो कि बिना मनुष्य की सहायता के, यानी कि यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बिना मनुष्य की सहायता से अपने आप उपजती है, यानी मनुष्य उसे नहीं उपजाता है, मनुष्य उसके बीज नहीं रोपता है। समझ रहे हैं आप? अपने आप जहाँ कहीं भी आम का पेड़ उगाएगा, कहीं भी कोई कह सकते हैं नीम का पेड़ उगाएगा, कोई भी वृक्ष अपने आप उग सकता है। वहाँ पर मनुष्य वहाँ पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो यहाँ पर घास, झाड़ियाँ और पौधे हैं इनमें मनुष्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसी जो वनस्पति है इसको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य की सहायता से, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा है आपका जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में भी अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के हर क्षेत्र में, हर राज्य का आप अध्ययन कर लीजिए तो हर राज्य में आप देखेंगे कुछ ना कुछ विशिष्ट उपज उपजाई जाती है, ये एक खास बात है। और ये सब डिपेंड करता है वर्षा की मात्रा पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका केवल 1। 10वां प्रश्न है अब आपका, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। देखिए बात करें भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश इनमें जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः ये जो वन है हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है इनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। भारत में ये जो है आपके देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, इसके अलावा ये पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट की जो सक्रिय पट्टी है इस तरह से, उसमें ये देखने को मिलेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका 10वें का ए। देखिए यहाँ पे नंबरिंग डालना मैं भूल गया हूँ, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर आपका आंसर है आपका ए वाला, 10वें का आंसर है आपका ए। 11वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी हमारे देश के अधिकांश भाग की बात हो रही है, यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन।
देखिए हमारे देश के बहुत बड़े भाग में आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं और इन वनों को हम क्या कहते हैं, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम मानसूनी वन है। ये जो है कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो यहां पर आपका 11वें का आंसर है आपका बी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पे बताना है, यहां पे कथन दिए गए इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। पहला है, कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। सेकंड है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। देखिए जो आपके रेगिस्तानी इलाके हैं तो वहां पे पानी की आपूर्ति तो हो नहीं पाती है, तो इसलिए क्या होता है वहां की पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं। वो रीजन ये है कि कांटों में तब्दील होने से क्या होगा, जो वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा नहीं होगा। अब मान लीजिए पूरा पत्ता है तो पूरे पत्ते पे धूप पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा उससे वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी बहुत ज़्यादा उड़ेगा, वो पौधा जल्दी सूख जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो पत्तियां क्या हैं, अपने अनुकूलन की प्रवृत्ति की वजह से वो कांटों में तब्दील हो गई हैं। तो यहाँ पर आपका 12 का पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है, ये बिल्कुल सही है। आप जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके तो अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं कि 1000 मीटर तक ये वाली उपज मिलेगी, उसके बाद ये वाली मिलेगी, उसके बाद ये वाली मिलेगी। आप देखेंगे ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में विभिन्नता देखने को मिलेगी। हम आगामी जो कक्षाओं में पहुंचेंगे तो पूरा पढ़ेंगे कि कितने मीटर पे कौन सी जो है यहाँ पर आप वन मिलेंगे, उससे ऊपर कौन से मिलेंगे, सबसे ऊपर कौन से वन मिलेंगे, तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे मिलेगा। तो यहाँ पर 12वें का आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यहाँ पे पेड़ों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में ये कौन कौन से पेड़ हैं, यानी कि सदाबहार वन के हैं या पतझड़ वन के हैं, किसके वन हैं ये पेड़। सबसे पहले बात होती है आपके रोजवुड और महोगनी से। रोजवुड और महोगनी आपके क्या हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आते हैं। पीपल और नीम के जो पेड़ हैं आपके, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आते हैं। खैर और बबूल वाले जो पेड़ हैं आपके, ये कटीली झाड़ियों में आते हैं। वहीं पाइन और देवदार वाले हैं, ये आपके पर्वतीय वनस्पति में आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका ए का दूसरा, बी का यहां पर जो है आपका चौथा है, सी का पहला है और डी का तीसरा। तो आंसर है आपका यहां पर डी वाला, 13 का डी। 14वां प्रश्न है अब आपका, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था। 1950 में, 1973 में, 1953 में, 1971 में। देखिए बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसको जो है राष्ट्रीय पशु जो है 1973 में घोषित किया गया है। तो 14वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। देखिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है ये आपका वन्यजीव सप्ताह के रूप में ये मनाया जाता है, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो 15वें का आंसर है यहां पर ए वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका, भारत में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिर वन, सुंदरवन। देखिए भारत में केवल आपके गिर वाले इलाके में, राजस्थान के जो गिरी वाला इलाका है, यहां पर आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना है, आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कहीं भी पूछा जाए कि भारत में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं तो गुजरात के गिरी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहां पर आंसर है 16वें का सी वाला। 17वां प्रश्न है यहां पर आपका, एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा। आपके एक सींग वाले गैंडे जो हैं आपके पूर्वोत्तर में आसाम राज्य में पाए जाते हैं। तो यहां 17वें का आंसर है आपका बी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, भारत में जंगली बकरी कहां पाई जाती है, यह आपको बताना है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिरिवन या फिर हिमालय क्षेत्र में। देखिए भारत में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो यहां पर आंसर है आपका 18वें का डी। 19वां प्रश्न है अब आपका, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहां पर है। गिरवन, सुंदरवन, कच्छ के रन, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में जंगली गधा जो है ये कच्छ के रन में पाया जाता है। तो यहां पर 19वें का सही आंसर है आपका सी वाला।
20वां प्रश्न है अब आपका, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1953 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1963 को। देखिए, भारत को में मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 का ए। 21वां प्रश्न है अब आपका, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1963 में, 1973 में, 1983 में, 1995 में। भारत में बाघों को बचाने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए जो बाघ परियोजना की शुरुआत है वो 1973 में की गई है। तो 21 का सही आंसर है आपका बी वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में, 1983 में, 1992 में, 1995 में। देखिए, हाथी परियोजना की शुरुआत जो है 1992 में की गई है और उद्देश्य वही है, हाथियों को बचाने के लिए, उनको उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। तो यहां पर 22वें का आंसर है आपका सी वाला। 23वां प्रश्न है अब आपका, पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट जैसे पक्षी प्रत्येक वर्ष किस मौसम में हमारे देश में आते हैं? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, शरद में। देखिए, ये जो पक्षी हैं सब प्रवासी पक्षी हैं और ये जो पक्षी हैं हमारे यहाँ ये सर्दी के मौसम में भारत में आते हैं। तो यहां पर आंसर है 23 का आपका बी वाला। 24वां प्रश्न है अब आपका, ये आपके अभ्यास प्रश्नावली से है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। तो अभी आपको बताया था मैंने, मेघालय का जो मौसिनराम या मासिनराम है ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो 24वें का आंसर है यहां पर सी वाला। 25वां प्रश्न है अब आपका, मैंग्रोव वन कहां हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में। देखिए, मैंग्रोव वन जो है हमेशा खारे जल में पाए जाते हैं और हमारे देश में, हमारे देश का ही नहीं, सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है वो सुंदरवन डेल्टा है। तो यहां पर आपका आंसर है 25वें का ए। एक बात और ध्यान रखना, जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, ये निवास स्थान भी है, कई बार पूछा जाता है। तो यहां पर 25वें का आपका आंसर है यहां पर ए वाला। 26वां प्रश्न है अब आपका, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। तो यहां पर 26वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 27वां प्रश्न है अब आपका, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या गिरवन में? ये अभी आपको ये भी बताया था मैंने, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 28वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं आपकी ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो 28वें का आंसर है आपका बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।